उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से जो विपदा आई उसको 2 दिन बीत चुके हैं और अब तक इसमें 33 लोगों की मौत हो चुकी है। तपोवन में जो टनल है, जो सुरंग है, उसके अंदर अभी भी 39 लोगों के फंसे होने की खबर है और इस वक्त भी वहां पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी तमाम टीमें जुटी हुई हैं और इसके अलावा भी पूरे प्रदेश में जहां जहां भी इसका असर हुआ वहां तक मदद पहुंचाने के लिए राज्य सरकार क्या कर रही है, आपसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। और इस वक्त सारा देश दरअसल ये जानना चाहता है कि वो जो हमारे 39 भाई उस सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं, उनके कितना नजदीक पहुंचने में हम लोग कामयाब हुए हैं, क्योंकि वक्त बीतता जा रहा है। सौरभ जी, ऐसा है कि जो सुरंग के अंदर की जो स्थिति है वो 130 मीटर जाने के बाद उसमें एक नई तरह की समस्या उत्पन्न हुई है। जितना मलबा हम बाहर निकाल रहे हैं उससे अधिक मलबा वहाँ पर आ रहा है, क्योंकि ये यहाँ से राइट टर्न होना था और फिर आगे चलकर जहाँ पर ये मजदूर हमारे हैं वहाँ पहुँचना था। लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन कल जिस गति से चल रहा था रात 8, साढ़े 8, 9 बजे तक, ऐसा लग रहा था कि हम घंटा 2 घंटे में उनके करीब पहुंच जाएंगे। लेकिन अत्यधिक मलबा दूसरी दिशा से आने के कारण उसमें रेस्क्यू में प्रॉब्लम हुई है, उसकी गति अवरुद्ध हुई है, क्योंकि अंदर की जो स्थिति है उसके बारे में जान पाना या उसके बारे में सही आकलन करना ये कठिन हो रहा है। आज वहाँ पर एक प्रयास और किया है कि एक शाफ्ट के जरिए ड्रिल करके वहाँ प्रवेश करने के लिए और वहाँ पर ऑक्सीजन जाए, उसके लिए प्रयास हो रहा है। और उसके लिए जो एनडीआरएफ है, आईटीबीपी है, ये सब लोग उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। सबकी कोशिश तो यही है कि हम जल्दी से जल्दी उनको सुरक्षित बाहर लौटाने का काम करें। मुख्यमंत्री जी, चूंकि आप खुद उस जगह पर गए हैं, वहाँ पर आपने काफ़ी वक्त बिताया, लगातार अपडेट भी ले रहे हैं, तो अगर आप ये बता पाएँ कि वहाँ किस स्तर पर, किस लेवल पर हम लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग लगे हुए हैं, कितनी एजेंसियाँ लगी हुई हैं? इस 200 जवान हमारी सेना के हैं वहाँ पर, आईटीबीपी के भी लगभग इतने ही लोग हैं, एनडीआरएफ के भी 150 लोग हैं और जो हमारी स्टेट की जो एसडीआरएफ की टीम है, इतने ही लोग उनके भी वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। हाँ, ये है कि इनके कुछ कार्य विभाजित हैं। कोई जो बॉडी जो बह गई हैं उनको ढूंढने का काम कर रहे हैं, उनको नदी में से निकालने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग शिफ्ट हैं, 4-4 घंटे की शिफ्ट हैं। जो टीम वहाँ के लिए बनी है, टोलियाँ जो उसके लिए बनी हुई हैं और शिफ्टेज में ये काम हो रहा है। कुछ लोग आईटीबीपी के जो अन्य जवान हैं वो रसद पहुँचाने का भी काम कर रहे हैं, क्योंकि पुल ढह गया इसलिए वहाँ पर जिप लाइन भी आज बिछा दी गई है, उसको भी हमारी ये टीमें कर रही हैं। सब लोग, कोई मेडिकल की टीम है वो मेडिकल का काम कर रही है। इस तरह से वहाँ पर लगातार डे एंड नाइट ये काम वहाँ पर चल रहा है। 1 मिनट के लिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं रोका गया है। नहीं, ये तो हम जानते हैं मुख्यमंत्री जी, क्योंकि हमारे खुद 2 संवाददाता वहीं स्पॉट पर मौजूद हैं और जो काम वहाँ चल रहा है उसकी लाइव रिपोर्ट्स वो भेज भी रहे हैं। मैं एक बार फिर जो ये टनल में लोग फंसे हुए हैं उनके बारे में पूछना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि 2 दिन बीत गए, इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि उम्मीद धीरे 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 कम होने लगती है। लेकिन क्या आप ये आश्वासन देना चाहेंगे कि जब तक उन लोगों तक हम पहुँच न जाएं तब तक वहाँ काम नहीं रुकेगा? देखिए, मैंने बताया ना आपको कि हमारा यही प्रयास है कि हम उनको जीवित वापस निकालें। देखिए, कहते हैं जाको राखे साइया मार सके ना कोई।
ये जो 12 लोग निकाले गए हैं, टनल पर एक बहुत बड़ा बोल्डर आ गया और उस बोल्डर की वजह से अंदर जो मलबा जा रहा था वो रुक गया और इन लोगों को निकाल पाने में हम सफल हुए हैं। हमको अब भी ये आशा है कि हम उन तक पहुंचेंगे और उनको सुरक्षित निकालेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी, उस इलाके के टनल के आसपास का जो और इलाका है, क्योंकि जो तस्वीरें हमने देखी वो तो देख के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब वो सैलाब आया तो कैसे बैराज बह गया, पुल बह गया, बाकी लोग जो लापता बताए जा रहे हैं 100 के ऊपर, वो लोग कहाँ हो सकते हैं, कितनी दूर तक हो सकता है वो लोग बह करके चले गए हों? तो इसका जो स्कोप है आपके रिलीफ ऑपरेशन का वो कितना बड़ा है? देखिए, हम तो जो अलकनंदा का किनारा है उस पर दोनों तरफ हमारा जो सर्च ऑपरेशन है वो चल रहा है। आज एक बॉडी हमको रुद्रप्रयाग के पास मिली है जो लगभग घटनास्थल से मुझे लगता है कि 100 किलोमीटर से अधिक इसकी दूरी होगी, 100-125 किलोमीटर के बीच में होगी। तो पानी है अलकनंदा में, काफ़ी पानी है। अभी क्या होता है कि जब देह होती है और वो पानी में डूब जाती है, आजकल सर्दी है, कई बार डूबने के बाद वो समय लेती है बाहर आने में। एक तो ये दिक्कत होती है। दूसरा, जो इसमें जो मड है वो बहुत मात्रा में है। अगर उसके नीचे कोई दब गए हों और अगर वो नज़र नहीं आ रहे हैं, ज़्यादा गहरे में हैं, तो उनको ढूंढने में भी दिक्कत आती है। और जो पानी, जो नदी का पानी है, वही अगर उस मिट्टी को धीरे धीरे साफ करता है तो फिर जो शव हैं उनका ऊपर आने की संभावनाएं होती हैं। और इसलिए ये तमाम ये काम चल रहा है। अभी जो NDRF के डॉग स्क्वाड है वो भी इस काम में सहायता कर रहे हैं। जो डॉग्स हैं, ट्रेन डॉग्स हैं, वो उनको वहाँ छोड़ा जा रहा है और उनके माध्यम से भी इनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी, ये भी हमें पता लगा कि दर्जन भर से ज़्यादा ऐसे गांव हैं जिनका वो पुल बहने की वजह से संपर्क टूट गया। अब उनके पास खाने पीने के, रसद के या मेडिकल सुविधाओं के कोई साधन नहीं बचे हैं। हमने देखा कि वहाँ जो टीमें थीं वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए वहाँ पर रसद पहुँचा रही थीं और आज कुछ मज़दूरों को वहाँ पर पहुँचाया गया ताकि एक लिंक वो स्थापित कर पाएँ। अगर आप उसके बारे में थोड़ा बता सकें, क्योंकि वो तस्वीरें भी हमने दिखाई थी। देखिए, वहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैं आज स्वयं उस क्षेत्र में गया था और ये हमारे 360 के लगभग परिवार हैं जो उस इलाके में छोटे छोटे गांवों के और बिखरे हुए हैं। कहना चाहिए कि 360 की 60 परिवार हैं और लगभग 13 ये गांव सभाएं हैं जो कि बहुत छोटे छोटे मोहल्लों में ये लोग वहाँ पर रह रहे हैं। तो सब गांवों तक राशन पहुंचाने का काम ये कल से ही प्रारंभ कर दिया है। वहाँ पर हमारे राशन की भी 3 दुकानें हैं जिनमें 2 महीने का राशन पहले से ही स्टोर है। दूसरा, वहाँ पर ITBP के माध्यम से और स्थानीय लोगों के माध्यम से जो दूरस्थ क्षेत्र है, हमने प्रारंभ ये किया कि जो दूरस्थ गांव हैं वहाँ से आप राशन बांटना वहाँ पर पहले प्रारंभ करें। और जो दूरस्थ गांव है उनकी दूरी सड़क से 7 किलोमीटर है। तो 7 किलोमीटर अपने कंधों पर सामान रख करके और ITBP के जवान और कुछ स्थानीय जो समाज सेवी युवा हैं वो इसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जो पुल बह गया था उस पर आज जिप लाइन बिछा दी गई है। अभी तक हम जो सामान उस तरफ भेज रहे थे वो हेलीकॉप्टर के जरिए भेज रहे थे। अब जिप लाइन वहाँ पर आज मैं समझता हूँ कि 12 बजे से पहले या 12 बजे के लगभग वहाँ पर जिप लाइन ने अपना काम शुरू कर दिया है। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि और जगहों पर भी जिप लाइन डाली जाए ताकि जो उनकी आवश्यकता है और लोग आवाजाही कर सकें। तो आज यहाँ पर शुरू हो गया है, उसके कारण काफ़ी सुविधा हुई है और लोगों के जो मानसिकता है, जो मनोविज्ञान है, उनको अब ये लगता है कि हम अन्य जिले के से हम जुड़ गए हैं, अब जिले से हम अलग नहीं हैं। दूसरी बात, जो वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी की बात है, तो वहाँ पर परमानेंट वहाँ पर डॉक्टर्स वहाँ पर बिठा दिए गए हैं और डॉक्टर वहाँ पर रहकर जो भी ऐसे लोग हैं उनको इलाज भी दे रहे हैं
और उनको उनकी काउंसलिंग भी कर रहे हैं, उनको समझाने का भी काम वहाँ पर किया जा रहा है। तो औषधि और रासद इसकी वहाँ पर अब कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। और हमने कहा कि कोई भी ऐसे अगर व्यक्ति हैं, कई लोग कई बार सदमे में चले जाते हैं, उनको उबरने में समय लगता है, तो आवश्यकता पड़ेगी तो उनको हम एम्स में लाने के लिए भी हमने ऑर्डर किए हैं, आदेश किए हैं कि आप उनको हेली से उनको आप सीधा एम्स लाएं। ये राहत की बात है। दूसरा सवाल रावत साहब ये कि ये शुरुआत में कहा गया था कि सीमावर्ती इलाका होने की वजह से वहाँ हमारे कुछ सैनिक पोस्ट भी हैं, तो उस दिशा से क्या कोई दिक्कत वहाँ पर पेश आई है? क्या उन तक भी कनेक्टिविटी की कोई प्रॉब्लम है? नहीं, सेना को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये हमारा दो सीमाएं हमारी यहाँ लगती है। एक तो है रिमखिम बड़ा होती से जो लगा हुआ है, बड़ा होती जो हमारा बहुत ही सेंसिटिव बॉर्डर है, और दूसरा लवथल। ये दो सीमाएं हमारी वहाँ पर लगती है चाइना से, दो पास हैं कहना चाहिए, और वहाँ ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सेना के पास भी पर्याप्त रसद है, आईटीबीपी के पास भी पर्याप्त रसद है, और आईटीबीपी हमारी जो वायुसेना है, थल सेना है, उसके जो हेलीकॉप्टर हैं वो वहाँ पर निरंतर अपना काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल ही वहाँ पर 3 MI और 2 चीता ये वहाँ पर पहले ही वहाँ पर भेज दिए गए हैं, और इसलिए हमारी सीमाओं पर हमारी सेनाओं के लिए किसी तरह की कोई भी उनके लिए कोई प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं है। और हमारे सैनिक पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी हिम्मत के साथ देश की सीमाओं पर डटे हुए हैं, पूरे आत्मविश्वास के साथ। आपने मुख्यमंत्री जी ये भी बताया था कि प्रधानमंत्री लगातार आपसे अपडेट भी ले रहे हैं, लगातार वो भी इस काम के अपडेट से जुड़े हुए हैं, तो क्योंकि मल्टी एजेंसी रिलीफ ऑपरेशन है, तो आप अगर इस बारे में बता पाएं कि कैसे समन्वय से काम हो रहा है? देखिए, मैंने कल शाम मैं सभी अधिकारियों के साथ रात को बैठा था। जो तपोवन जो घटना स्थल है वहाँ पर मैं बैठा था उन लोगों के साथ में, और मैंने उनसे यही जो सवाल आपने मुझसे किया है तो यही बात मैंने उनके साथ में रखी। बहुत अच्छा समन्वय, सब लोग साथ बैठते हैं, एक टेंट के नीचे बैठते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो टेंट पर बैठते हैं, वहीं पर बैठ करके, और सब लोग आपस में जो काम का विभाजन है वो किया हुआ है, और इस तरह की कोई भी दिक्कत वहाँ पर नहीं है। क्योंकि इसमें जो मुख्य भूमिका होती है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की होती है, और उसको जो जिलाधिकारी हैं वो पूरी निपुणता के साथ उस काम को वहाँ पर कर रही हैं। 2-3 सवाल और मुख्यमंत्री जी। एक तो ये कि कुछ लोग अभी भी ये आशंका जाहिर कर रहे हैं कि खतरा पूरी तरीके से टला नहीं है। ऐसी कुछ सूचनाएं आई कि जहां जो ये ग्लेशियर टूटा है वो उसका कुछ इस हिस्सा जो है वो अभी भी खतरनाक बना हुआ है, तो क्या इसमें कोई सच्चाई है? सौरभ जी, मैं आपको बताऊं, एक तो पहली बात तो ये कि ग्लेशियर नहीं टूटा है। कल जो IIRS है उसके वैज्ञानिकों ने वहाँ के जो सैटेलाइट इमेजरी जो जारी की है, जो उन्होंने हमको दिखाया उसमें, तो उसमें कोई ग्लेशियर है ही नहीं। ये जो 3, 4, 5 तारीख में वहाँ पर काफ़ी बर्फबारी हुई, और लगभग 14 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में वहाँ पर बर्फ़ जमी हुई थी, जो 2 मीटर गहरी भी हो सकती है, 3 मीटर भी हो सकती है, और थोड़ा बहुत मतलब कम ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि उसकी डेप्थ उसके माध्यम से नहीं आंकी जा सकती है। लेकिन अनुमान है कि वो जो बर्फ़ थी वो वहाँ पर बहुतायत में थी, जो नीचे जब आएंगे तो पेड़ भी बर्फ़ से लदे हुए थे। ये वहाँ पर जो इमेजरी जो हमको मिली है उसमें वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। जो ट्रिगर पॉइंट है ये कहना चाहिए कि जो कटोरे की तरह थी है, और इसमें ऊपर यहाँ बर्फ़ थी, और इस तरह से ये बाहर निकला, इस ढंग से इसका स्लोप था। तो ये यहाँ से ये पॉइंट ये टूटा है, ये चट्टानें हैं, और ये चट्टान टूटने से, स्लाइड होने से, ये बहुत बड़ी चट्टान थी, उसके टूटने से, और ये जो नीचे जो पूरा, क्योंकि बहुत संकरी घाटी है, बहुत ही संकरी घाटी है, और उसने इस चट्टान के साथ तो पूरी फिसलती हुई चली गई, उसमें नीचे पानी भी था, और ये बर्फ़ जो है पूरा तूफ़ान की तरह, तूफ़ान की गति से
आगे बढ़ी और इसने आगे चल करके और जो पेड़ पौधे हैं, चट्टानें हैं, जो हाँ मिट्टी है, उसको अपने साथ ये धकेल कर आगे ले आई और उसके कारण आगे चल करके ये जो हमारे पावर प्रोजेक्ट हैं, चाहे ऋषिगंगा हो या तपोवन विष्णुघाट हो, ये दोनों उसके कारण क्षति हुई है। जो इतनी जनहानि हुई है वो जो मलबा उसके साथ में आया उसके कारण है। मैं एक बात और बता दूं आपको कि जो तपोवन विष्णुघाट जो परियोजना है उसका अभी निर्माणाधीन था और उसमें बैराज उसका बना था। इस बैराज ने बहुत कुछ इसके प्रवाह को रोकने का काम किया है। जो पानी का जो करंट था उसको उसने बाधित किया और लगभग 20 मीटर के लगभग जो मलबा है, जो गाद है, वो उसने वहाँ पर रोका है, 20 मीटर गहरा। और ये बैराज इतना मजबूत बना हुआ था कि इसके गेट तो टूटे हैं, लेकिन बैराज के जो पिलर हैं वो बिल्कुल भी उनको नुकसान नहीं पहुंचा है। और उसके कारण जो पानी का जो फ्लो था, जो प्रवाह था, वो कम हुआ और उससे आगे जो नुकसान होने की हो सकता था वो उसको उसने कम किया है। दरअसल मेरा अगला सवाल आपसे यही होने वाला था, जिसका अभी आपने जिक्र किया कि ये बहस छिड़ी हुई है इस वक्त। बहुत सारे पर्यावरणविद और पर्यावरण मित्र ऐसे हैं जिनका कहना ये है कि अंधी विकास की दौड़ में अलग अलग जगह ऐसे पावर संयंत्र बनाने की वजह से इको डैमेज हुआ है और उसकी वजह से ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो बात आपने कही वो ये कह रहे हैं कि अगर ये डैम वहाँ, ये बैराज ना होता तो वो पानी, वो मलबा और वो बर्फ बहुत दूर तक जाती और नुकसान बहुत आगे तक होता। तो हकीकत क्या है सर, क्योंकि पर्यावरण भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, विकास भी। देखिए, पर्यावरण और विकास ये दोनों का संतुलन बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं इन तमाम पर्यावरणविदों से ये बात पूछना चाहता हूँ कि इस प्रदेश में पिछले 200 सालों में बड़ी बड़ी आपदाएं आई और आज से ठीक 50 साल पहले इसी चमोली जनपद में निजमुला घाटी में बिरही की बाढ़ आई थी। तब वहाँ पर कौन सा बांध बन रहा था, वहाँ पर कौन सी सड़कें बन रही थी? अभी सड़कें हमने अभी अभी वहाँ पर बनाई हैं। आज से 70 साल पहले नयार घाटी में बाढ़ आई थी और उसमें 27 बसें बह गई थी। वहाँ पर कौन सा बांध बन रहा था, वहाँ पर कौन सी ऐसा डायनामाइट का इस्तेमाल किया जा रहा था, लोग डायनामाइट जानते भी नहीं थे। और ऐसे अगर पिछले 200 सालों का इतिहास हम देखें तो ऐसे कम से कम 10 बार बड़ी आपदाएं यहाँ पर आई हैं। निजमुला घाटी जो 50 साल पहली बात मैं कर रहा हूँ उसमें 72 लोगों की डेथ हुई थी। और देखिए, ये भूगर्भीय हलचलें हैं जो होती रहेंगी। जो हिमालय है आज, ये कभी यहाँ पर सागर था, तब यहाँ पर कौन से डैम बन रहे साहब, कौन से बांध बन रहे थे। तो कुछ चीज़ें ऐसी जो प्रकृति में चलती रहती हैं, जो कुछ हलचलें चलती रहती हैं, उसके कारण तमाम तरह के परिवर्तन होते हैं। लेकिन हाँ, ये परिवर्तन जो हो रहे हैं इन पर हमारी नज़रें रहे, हमारी निगाहें रहे और हम दुर्घटना से पहले लोगों को आगाह कर सकें, हम उनको एडवांस वार्निंग दे सकें। इस तरह की टेक्नोलॉजी हमको इस्तेमाल करना चाहिए, इनकी मैपिंग करना चाहिए, इस पर रिसर्च होना चाहिए कि ताकि हम जो दुर्घटनाएं हैं उसको कम से कम कर सकें। लेकिन विकास को जो लोग मुद्दा मानते हैं, अभी कुछ लोगों ने कह दिया जो ऑल ओवर रोड बन रही है, जी हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जो सरकार है चीन के साथ मिल गई है साहब। ये कौन सी बात होती है? इस तरह की बातें करना, ये सीमांत क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हमारी 600 किलोमीटर की हैं और पड़ोसी राष्ट्रों की स्थिति क्या है सब जानते हैं। उसके बारे में बताना मुझे लगता नहीं कि मुझे बताने की आवश्यकता है। लेकिन विकास और पर्यावरण संरक्षण, ये उत्तराखंड को कम से कम पर्यावरण संरक्षण सिखाने की आवश्यकता किसी को नहीं है। इस राज्य में 71.3% हमारा फॉरेस्ट एरिया है और यहाँ के लोग वनों पर उनका जीवन आधारित है। तो वनों को कैसे नुकसान पहुँचा सकते हैं? पर्यावरण के लिए
वनों का सुरक्षित रहना ये बहुत ज़रूरी है। और इसलिए जो लोग अपने एसी रूम्स में बैठ कर के इस तरह के सुझाव देते हैं, उनको फील्ड में आना चाहिए, सच्चाई देखना चाहिए, और तब अगर कोई बात वो कहते हैं तो मैं समझता हूं कि उनकी बात को हम गंभीरता से लेंगे और लेना चाहिए। जी मुख्यमंत्री जी, 2013 में जो विपदा आई थी केदारनाथ की, उसके बाद शायद ये उत्तराखंड पर आने वाली बड़ी प्राकृतिक आफत है। उस दुर्घटना से क्या सबक लिए गए थे जिनका इस बार आपको कुछ बेनिफिट हुआ हो लोगों तक जल्द राहत पहुंचाने में? देखिए, कोई भी आपदा जब होती है तो जो रेस्क्यू टाइम है वो हम कितना न्यून कर सकते हैं। पहले 72 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हमने उस समय रेस्क्यू ऑपरेशन अपना ठीक से संचालित कर लिया तो उससे हम अच्छी उम्मीदें कर सकते हैं। हम जो चाहे पब्लिक है, चाहे अन्य कोई प्रोजेक्ट्स हैं, कोई ऐसी समस्या है तो उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। और केदारनाथ आपदा में सरकार कितने दिन बाद जागी, ये सवाल है। अगर समय पर जागते तो केदारनाथ आपदा में कई जानें बचाई जा सकती है। मैं सौरभ जी आपको बताऊं, जब 1992 में उत्तरकाशी में भूकंप आया था और उसमें 300 से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई थी। मैं उस भूकंप में 6 माह में उत्तरकाशी में रहा और मैंने नज़दीक से उसको समझने की कोशिश करी साथ साथ हमने वहाँ पर लोगों की हर तरह से हमने उनकी सेवाएं भी वहाँ पर उनको दी हैं। घर भी बनाए, स्कूल भी चलाए, सेवा के काम भी चलाए, तमाम तरह से जो हम लोग अपने सीमित साधनों में जो हम लोग कर सकते थे उस समय, हम लोगों ने उस समय सेवाएं की हैं। मेरा ये मानना है कि जब हम रेस्क्यू के लिए अगर हम समय पर रेस्क्यू शुरू कर लेते हैं तो उससे हम लोगों को बचा सकते हैं। केदारनाथ आपदा के बाद और तमाम आपदाएं कुछ ना कुछ नया सीखने का मौका देती हैं और वो हमने सीखने का प्रयास किया है। आगे चल करके उन चीज़ों पर हम ध्यान देंगे। हमने अपने जो अधिकारी हैं उनको कल ही मीटिंग लेकर के सबको ये निर्देशित किया है कि हम कुछ विशेषज्ञों की एक राय यहाँ के बारे में लें। जो हमारे ग्लेशियर हैं, जो हमारे हिमानी हैं, उनका हम ठीक से अध्ययन करके और कैसे हम डैमेज को रोक सकते हैं वो ज़रूर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं इसके लिए उनको निर्देशित किया गया है। रावत जी, आपका बहुत समय हमने लिया। हम जानते हैं कि आप लगातार इस वक्त रेस्क्यू के काम में खुद भी जुटे हुए हैं और पूरा देश देख रहा है आपकी ओर कि एक इंसानी ज़िंदगी कीमती है और जितने लोगों का जीवन हम बचा सकें ये बहुत बड़ी बात होगी। इसके लिए शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। धन्यवाद सर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि तपोवन टनल